हर हर महादेव जी। सभी को नमस्कार। आज हम समझेंगे भारत की कृषि की पूरी यात्रा, सामान्य परिचय से लेकर पंचवर्षीय योजनाओं तक। कैसे मानसून पर निर्भर कृषि व्यवस्था धीरे धीरे भूमि सुधार और हरित क्रांति के माध्यम से बदली, और इसे सरल और परीक्षा उपयोगी तरीके से जानेंगे। यह टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय कृषि की का सामान्य परिचय जान लेते हैं। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है और यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एग्री और दूसरा है कल्टस। एग्री का अर्थ होता है मृदा या मिट्टी, और कल्टस का अर्थ होता है कल्टीवेशन या खेती। यदि हम साधारण शब्दों में कहें तो मृदा, मिट्टी या भूमि पर फसलें उगाना, खेती करना, इसको हम कृषि कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया है कि कृषि जो है वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। देखिए, यदि हम आर्थिक आंकड़ों के अनुसार बात करें तो काम करने के आधार पर 3 सेक्टर्स होते हैं मुख्यतः। प्राइमरी सेक्टर्स में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, इसके अलावा खनन, मधुमक्खी पालन, ये सब आ जाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि से जो भी संबंधित क्रियाएं हैं वो सब आती हैं। सेकंड जो हमारे पास सेक्टर है वो उद्योगों से संबंधित है, और जो थर्ड सेक्टर है उसमें सेवाएं आती हैं, सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो अगर हम आंकड़ों के अनुसार देखें, आर्थिक तौर पे देखें, काम करने के तरीके से देखें, तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। अगला पॉइंट हमारे पास दिया गया है कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर होने के कारण इसको मानसून का जुआ कहा जाता है। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर बारिश अच्छी हो जाए तो फसल अच्छी होगी, लेकिन अगर बारिश कम हो, देर से हो या बहुत ज़्यादा हो जाए तो फसल खराब हो सकती है। इसलिए अति भी बहुत ज़्यादा कभी कभी परेशानी दे देती है। जैसे कि मान लेते हैं कि फसल पकने का टाइम है, लेकिन उस समय ओलावृष्टि हो जाए या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो सारी फसल को खराब कर देती है उस वक्त। तो ज़्यादातर क्या हो गया, हमारे भारत में जो कृषि की व्यवस्था है ना, वो मानसून यानी कि बारिश पर डिपेंड करती है। इसकी वजह से हम भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। जो भारतीय कृषि है वो भारत की लगभग 50 से 60% जनसंख्या को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार देती है। देखिए, इसको समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष रोजगार में जैसे कि किसान खेती करता है। अप्रत्यक्ष रोजगार में हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि किसान ने खेती की, उस गेहूं को हम आटा चक्की पर लेकर जाते हैं, वहाँ पर पिसवाते हैं, तो जो पीसने वाला है वो अप्रत्यक्ष रोजगार का काम कर रहा है। अब इसी गेहूं को दुकानदार बेचता है तो वो भी अप्रत्यक्ष रोजगार के अंदर आता है। यानी
किसान ने बोया वो डायरेक्ट कृषि क्रियाओं से संबंधित है, लेकिन उसको गेहूं को पीसने वाला और बेचने वाला ये अप्रत्यक्ष रोजगार के अंदर हमारे पास आ जाते हैं। हम इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं अप्रत्यक्ष रोजगार का, जैसे कि जो मंडी में खरीदार होते हैं वो कृषि क्रियाओं से संबंधित हैं, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे। इसके अलावा जो खाद और उर्वरक विक्रेता है वो भी अप्रत्यक्ष कृषि व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट जान लेते हैं, जीडीपी में योगदान कितना है कृषि का। तो लगभग बोल सकते हैं हम लोग 18 से 20% है, हाल के वर्षों में रहा है। आप ये मोटा मोटा याद रखिएगा, कभी कभी 18 पॉइंट समथिंग के आ जाता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। 18 से 20% है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए अगर हम मान लेते हैं कि 50 लोग हैं, वो मिलकर मोटे तौर पर मान लेते हैं कि 20 रुपये कमा रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया कि 50 से 60% जनसंख्या है कार्यरत, प्रत्यक्ष तौर पे या अप्रत्यक्ष पे, यानी कि आधे से ज़्यादा जनसंख्या कृषि क्रियाओं पर डिपेंड है। यानी भारत की जनसंख्या को, आधे से ज़्यादा जनसंख्या को कृषि रोजगार दे रही है। तो मान लेते हैं कि 50 लोग मिलकर मात्र 20 रुपये कमा रहे हैं, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जीडीपी में योगदान 18 से 20% है। अगला पॉइंट है हमारे पास, भारत में कृषि रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है, परंतु जीडीपी में इसका योगदान सेवा और उद्योग क्षेत्र से कम है। अब यदि हम तीनों क्षेत्र की कंपैरिजन करें तो इसमें सेवा क्षेत्र, उसके बाद आएगा उद्योग क्षेत्र, और उसके बाद हमारे पास कृषि क्षेत्र आएगा। तो हम इसको समझ सकते हैं कि रोजगार के मामले में कृषि पहले स्थान पर है, लेकिन जीडीपी के मामले में यदि हम तीनों सेक्टर्स की कंपैरिजन करें तो उसमें सेवा क्षेत्र अग्रणी, उसके बाद उद्योग का नंबर आएगा, और लास्ट में हमारे पास कृषि का नंबर आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट जान लेते हैं। यही कारण है कि सरकार कृषि में तकनीकी सुधार, मशीनीकरण, और वैल्यू एडिशन यानी कि मूल्य संवर्धन पर जोर दे रही है। इसको भी समझ लेते हैं। तकनीकी सुधार यानी कि हाई इल्ड वैरायटी के, उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाना सरकार कर रही है। ये सिंचाई पर फोकस कर रही है, अच्छी सी सिंचाई व्यवस्थाएं हों, ट्रैक्टर आदि मशीनों का निर्माण हो रहा है। लोगों को यानी कि किसानों को ऐप के थ्रू, रेडियो के थ्रू जानकारी दी जा रही है। सेकंड पॉइंट है इसमें मशीनीकरण। देखिए पहले बहुत सारा काम हाथों से कर लेते थे हम खेती के रिगार्डिंग, लेकिन आज के युग में ट्रैक्टर आ गया है हमारे पास, हार्वेस्टर है। हार्वेस्टर फसल काटने की मशीन होती है, और इसके अलावा थ्रेसर का भी यूज़ आज कल हम लोग करते हैं। थ्रेसर में क्या होता है कि अनाज को भूसे से अलग किया जाता है। पहले क्या करते थे कि अगर हमें अनाज को भूसे से अलग करना है तो कई बार अनाज को काट कर उसके ऊपर बैलों को, उसको ज़मीन पर बिछा देते थे अनाज को। उसके बाद बैलों को गोल गोल घुमाया जाता था ताकि उनके भूसा और अनाज अलग हो जाए, जैसे कि उनका प्रेशर पड़ेगा पैरों का। इसके अलावा लोग हाथों से भी ये काम करते थे। तो आजकल मशीनीकरण का युग आ गया है, सुधार हो रहे हैं कृषि में। इसके अलावा सरकार
वैल्यू एडिशन पर भी जोर दे रही है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि किसान एक तो है कि डायरेक्टली गेहूं बाज़ार में बेचता है, या फिर वो क्या कर सकता है कि वो गेहूं डायरेक्टली ना बेचे लेकिन उसका आटा बनाकर बाज़ार में बेचे। तो गेहूं की कीमत उसको बाज़ार में कम मिल रही थी लेकिन आटे की कीमत उसको ज़्यादा मिलेगी। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू का एडिशन कर दिया। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि अगर दूध है, मान लेते हैं एक डायरेक्ट किसान दूध बेच रहा है और दूध की बजाय अगर वो पनीर बनाकर बेचे उसका, या घी बनाकर बेचे तो ज़्यादा कीमत मिलेगी। तो उसी तरीके से यदि गेहूं डायरेक्ट बेचता है तो कम कीमत मिलेगी, लेकिन यदि उसी से आटा बनाकर बेचे तो ज़्यादा कीमत मिलेगी। यानी कि यहाँ पे कर क्या रही है गवर्नमेंट, किस चीज़ पे जोर दे रही है कि उसकी जो भी चीज़ थी, गेहूं थी मान लेते हैं, उसकी जो वैल्यू है उसमें हमने एडिशन कर दी। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। भारत में भूमि का उपयोग देखते हैं। भूमि के उपयोग के आधार पर 3 प्रकार हैं, ये जान लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कृषि भूमि, वह उपजाऊ भूमि जिस पर फसलों की खेती की जा रही है। यानी कि प्रेजेंट में जिस भूमि पर हम खेती कर रहे हैं वो कृषि भूमि हो गई, और इसका यूज़ किया जाता है खाद्यान्न फसलें हैं जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इनको उगाने के लिए। और जो खाद्यान्न फसलें हैं वो देश की खाद्य सुरक्षा का आधार है। आगे बढ़ते हैं। 2 प्रकार की फसलें होंगी, जैसे खाद्यान्न फसलें हो गई जिनको हम खाने के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, अगर एक्स्ट्रा बच जाएगा तो बेच देंगे। लेकिन नकदी फसलों का जो यूज़ है इनको बिक्री और लाभ कमाने के उद्देश्य से ही किया जाता है, जैसे कि कपास हो गया, गन्ना हो गया हमारे पास। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी भूमि के प्रकार के बारे में, उपयोग के आधार पर। तो पहला हमने पढ़ा कृषि भूमि, अभी सेकंड पढ़ते हैं। दूसरा है हमारे पास प्रतिभूमि। प्रतिभूमि का अर्थ होता है कि वह कृषि योग्य भूमि जिसे उर्वरता वापस पाने के लिए कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रतिभूमि है वो भी 2 प्रकार की होगी हमारे पास, एक वर्तमान प्रति होगी और दूसरी हमारे पास नवीन प्रति होगी, पुरातन प्रति। माफी चाहूँगी, एक वर्तमान प्रति है और दूसरी पुरातन यानी कि पुरानी। अब जो वर्तमान प्रति भूमि है हमारे पास, उसमें क्या होगा कि 1 वर्ष है या उससे कम समय के लिए बिना खेती के उसको छोड़ देते हैं। ज़मीन है, उसकी उर्वरता हमें बढ़ानी है तो उसको क्या करेंगे कि 1 साल या उससे कम समय के लिए उसको खाली छोड़ दिया जाएगा भूमि को, वो वर्तमान प्रति हो गया। यदि पुरातन प्रति की बात करें तो इसमें 1 से 5 वर्ष तक का टाइम होता है, भूमि को बिना खेती के खाली छोड़ दिया जाता है। तो ये डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रति भूमि छोड़ने से मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है, इसलिए हम उस भूमि को खाली छोड़ते हैं बिना कुछ फसल उगाए। अभी तीसरा जो टाइप है उसके बारे में जान लेते हैं। तीसरा टाइप है हमारे पास बंजर भूमि, मतलब वह भूमि जो वर्तमान तकनीक से कृषि योग्य नहीं है या खेती के लिए अनुपयुक्त है, जिस पर बंजर है, खेती नहीं हो सकती। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र हो गया वो बंजर भूमि के अंतर्गत आएगा, हमारे पास मरुस्थल हो गए वो भी बंजर भूमि के अंतर्गत आएंगे। अब इनके सुधार के उपाय क्या हैं, जैसे कि बंजर भूमि है तो क्षारीय मिट्टी में क्या करते हैं, जिप्सम या पाइराइट का यूज़ करते हैं, वहाँ पे वृक्ष लगाएंगे, भूमि सुधार की योजनाएं लेकर आएंगे ताकि सुधार हो सके।
आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो कृषि है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन भाषा के। पहले का एग्री का अर्थ होगा मृदा, कल्टस यानी कि कल्टीवेशन यानी कि मृदा पर खेती करना। फर्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा। जो सेकंड पॉइंट पढ़ा हमने वो था कि कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। ठीक है। जो थर्ड पढ़ा कि जो कृषि है उसको हम मानसून का जुआ बोलते हैं। आगे हमने पॉइंट जो अभी पढ़ा उसमें ये कि आधे से ज़्यादा 50+ जो जनसंख्या है वो रोज़गार के लिए कृषि पर डिपेंड है। अगला हमने पॉइंट इसमें देखा कि लगभग जीडीपी में योगदान की बात करें तो 18 से 20% है कृषि का। अगर हम कंपैरिजन करें तीनों क्षेत्र की तो उसमें सबसे पहले हमारे पास सेवा क्षेत्र आएगा, उसके बाद फिर उद्योग आएंगे, उसके बाद फिर कृषि का स्थान है। तो ये हमने सामान्य परिचय में देखा। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो भूमि है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसमें हमने 3 प्रकार पढ़े हैं। पहले हमने पढ़ा इसमें कि जो कृषि भूमि है वो कौन सी होती है, प्रेजेंट में खेती कर रही हैं जहाँ पे। सेकंड हमने पढ़ा कि प्रतिभूमि कौन सी होगी उर्वरता के लिए, जिसको खाली छोड़ देंगे। 2 तरीके की होगी, वर्तमान और पुरातन। अब वर्तमान में क्या होगा, 1 साल या उससे कम टाइम के लिए। पुरातन में 1 से 5 साल के बीच का टाइम होगा, 2 साल 3 साल, यानी कि 1 साल से ज़्यादा और 5 साल के बीच में। अगला हमने जो टाइप पढ़ा है इसका, बंजर भूमि। ठीक है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगला जो हमारे पास टॉपिक है, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। यानी जब ब्रिटिश काल चल रहा था, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम टैक्स या फिर लगान वसूलने के लिए कौन कौन सी व्यवस्था थी, उस वक्त क्या स्थिति थी हमारी कृषि की, क्या पैटर्न चल रहा था, उसके बारे में जान लेते हैं। तो उस वक्त 3 मुख्य व्यवस्थाएं थी। पहली है स्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, इसको बोलते हैं। 1793 में ये शुरू हुई थी। इसकी जो शुरुआत है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और ये लागू कौन कौन से क्षेत्रों में है, उस टाइम पे कहाँ पे थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। और इसमें मेन जो बात थी वो क्या थी कि जमींदार सरकार को परमानेंट रख लेता था। यानी कि हम इसको ऐसे समझें जैसे कि किसान है, अब किसान से जो भी टैक्स है वो वसूलेगा जमींदार, और जमींदार जो है किसान से जमींदार लेगा टैक्स और ये सरकार को देगा। यानी कि बिचौलिए के तौर पे जमींदार को रखा गया। परमानेंट क्या करती थी, जो भी जमींदारी व्यवस्था थी इसमें गवर्नमेंट जमींदार को रख लेती थी। और यहाँ पे जो कर है यानी कि टैक्स है उसकी एक स्थायी फिक्स दर थी कि इतना ही लेंगे जैसे। और ब्रिटिश भारत में उस समय ये जो व्यवस्था है ये 19% क्षेत्र पर लागू थी। यानी कि पूरे भारत का जो 19% हिस्सा है उस पर स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है वो लागू थी। इसे अब ये व्यवस्था से फ़ायदा किसको हुआ, किसान को फ़ायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए समझिए, यहाँ पे ज़मींदार है बीच में, अब ये किसान को प्रताड़ित कर रहा है। मान लेते हैं किसान, सरकार ने एक फिक्स अमाउंट कर रखा है कि हम इतना ही टैक्स लेंगे, लेकिन ज़मींदार को क्या करना, अपनी भी जेब भरनी है उसको, तो वो किसान से और ज़्यादा टैक्स लेगा। जितना फिक्स है उतना सरकार को दे देगा, बाकी खुद अपनी जेब में रख लेगा।
तो इससे विकास किसका हो रहा है? जमींदार जो बिचौलिया है वो तो शक्तिशाली बन रहा है, लेकिन किसान जो है उसका शोषण बढ़ रहा है बेचारे का। तो ये स्थिति थी। अगले की बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें 3 व्यवस्थाएं हैं। अगली जो व्यवस्था है उसके बारे में बात कर लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था है। यह 1820 में लागू की गई थी। यह टॉमस मुनरो ने उस टाइम पे लागू की थी। अभी कौन कौन से क्षेत्र में लागू थी? बॉम्बे था उस टाइम का, जिसको मुंबई बोलते हैं। और भी क्षेत्र इसमें ऐड था। मद्रास हो गया, असम, इस क्षेत्र में लागू थी। ये पूरे भारत के 51% क्षेत्र पर लागू थी। अब इसमें क्या हो गया कि कोई जमींदार नहीं है इसमें। उसमें क्या था? बिचौलिया था। पहले किसान था, किसान से टैक्स वसूलेगा जमींदार, जमींदार किसान को देगा, नहीं माफ़ी चाहूँगी, जमींदार आगे सरकार को देगा। तो उसमें ये व्यवस्था थी। लेकिन इसमें डायरेक्ट है। अब किसान जो है ना वो डायरेक्ट क्या करेगा? डायरेक्ट किसान क्या करेगा? सीधा कर जो है वो सरकार को दे देगा। ठीक है। अब भूमि का मालिक इसमें किसान है, तो इसलिए थोड़ा अच्छा मान लेते थे इस व्यवस्था को कि ठीक है, एटलीस्ट कोई बीच में बिचौलिया नहीं है जो इधर की बातों को उधर करे, इधर से ज़्यादा टैक्स ले उधर ज़्यादा दे दे। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे डायरेक्ट क्या था कि किसान डायरेक्ट सरकार को जो भी टैक्स था वो दे देता था। लेकिन ये नहीं था कि ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हाँ, उससे बेटर बोल सकते हैं, क्योंकि सरकार कौन थी उस वक्त? ब्रिटिशर्स थे, बाहर के देश वाले व्यक्ति थे। अब उनको क्या चाहिए था? उनको मैक्सिमम धन कमाना था। उनको हमारी कृषि से कोई लेना देना नहीं था। ये मत समझिए कि ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। हाँ ठीक है कि किसान जो है वो डायरेक्ट सरकार को टैक्स दे रहा है, नहीं, वो दे ज़रूर रहा है, इनसे कंपैरिजन में बेटर है अगर हम तीनों व्यवस्थाओं की बात करें तो। लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है। जो सरकार में व्यक्ति बैठा है वो ब्रिटिशर्स है, वो बाहर के देश का व्यक्ति है। वो सिर्फ अपना पल्लू सीधा करना चाहता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरी व्यवस्था की बात कर लेते हैं हम लोग। तीसरी व्यवस्था हमारे पास महालवाड़ी व्यवस्था है, और ये 1822 में हमारे पास शुरू, और इसकी जो शुरुआत है वो होल्ट मैकेंजी ने की थी। और ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रांत में लागू थी। पंजाब में हरियाणा का क्षेत्र भी था उस वक्त। तो ये आज जो दिख रहा है उस हिसाब से नहीं है राज्य। पहले ये जुड़े हुए थे, फिर धीरे धीरे अलग किए गए, अलग राज्य बनाए गए। तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये पूरे भारत के 30% क्षेत्र पर लागू थी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या था? महालवाड़ी व्यवस्था में गांव, पूरी जिम्मेदारी किसकी थी? गांव की या महल की थी? यानी कि इस व्यवस्था में क्या था? जो गांव का मुखिया है यानी कि जो सरपंच है उसको पूरी जिम्मेदारी दी गई कि लगान इकट्ठा करे किसानों से और डायरेक्ट जो गवर्नमेंट है उसको दे दे। ठीक है, पहली व्यवस्था में बीच में जमींदार था स्थायी बंदोबस्त में। रैयतवाड़ी में किसान डायरेक्ट देता था सरकार को। लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था में सरपंच पूरे गांव का सभी जितने भी किसान हैं उनसे टैक्स वसूलेगा और वो जाकर सरकार को दे देगा। ठीक है, अभी अगले टॉपिक पर बात कर लेते हैं। अब देखिए, थोड़ा स्टोरी को समझिए चल क्या रहा है। पहले क्या हो गया, ब्रिटिशर्स थे जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस वक्त किसानों का शोषण हो रहा था, है ना। उनसे ज़बरदस्ती, जैसे कि नील की खेती है वो करवा ली। अब किसान क्या था, अकाल पड़ जा रहा है तो भूखे मर रहे हैं, क्योंकि उनसे जो खाद्यान्न फसलें हैं वो नहीं उगवाई जा रही। अब नील उगा दिया खेतों में तो उसको खाएंगे थोड़ी ना, वो बेचने के काम आएगा। तो इस तरीके से बुरी स्थिति में, बहुत बुरी हालात में शोषण किया उस टाइम पे ब्रिटिश लोगों ने। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, सबसे पहले हमारे पास था कि जो हमारे देश के नागरिक हैं उनका पेट हम लोग भर सकें।
देखिए, परिस्थिति जब देश आज़ाद हुआ इतनी ख़राब थी कि हमें यूएस से जो है ना, वो जो भी वहाँ पे बिल्कुल सड़ा हुआ बेकार गेहूं है, जो उसको वो खाने के लायक नहीं है, उसको वो फेंक भी देगा, लेकिन वो हमें एक इस तौर पे देता था कि हम लोग, जैसे भारत के लोगों की अगर जैसे भूख से मर रहे हैं तो हम उनकी सहायता कर रहे हैं, उस भाव से दे रहा था हमें। लेकिन क्या दे रहा था? बेकार, है ना। तो हमारे पास समस्या ये थी कि अब जो देश के लोग हैं उनका पेट सबसे पहले भरा जाए। तो इसीलिए उसके लिए क्या हो गया कि भूमि में ना सुधारों की आवश्यकता थी। तो जो प्रमुख सुधार हुए हैं हम उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे ही देश आज़ाद हुआ, भूमि में कुछ सुधार किए गए, तो वो जान लेते हैं। सबसे पहले जो था ना, बिचौलिए था, यानी कि जो जमींदार था, उसका उन्मूलन कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। मतलब उसने बहुत दिक्कत कर रखी थी, सबसे पहले उसको हटाओ। ब्रिटिश काल में क्या था कि जमींदारी प्रथा थी, वो समाप्त कर दी गई। जमींदारी प्रथा, वो टैक्स लेके आगे सरकार को देगा, तो उसको ख़त्म ही कर दिया, उसका नामो निशान मिटा दिया यहाँ पे। सेकंड जो पॉइंट है इसमें कि किसान अब सीधे सरकार से जुड़े और भूमि पर अधिकार प्राप्त हो गया। पहले क्या था, जमींदार को ब्रिटिश काल में क्या था, जमींदार को जो भूमि है उसका मालिकाना हक दे रखा था, वो किसान को कभी भी उसकी भूमि से निकाल सकता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद परिस्थितियां बदली, जमींदार जो है उसको हटा दिया गया बीच में से, किसान को दिया गया अधिकार, भूमि का मालिक किसान को बना दिया गया, और सरकार उससे डायरेक्ट जुड़ी। उसको जो भी मतलब टैक्स देना जो भी है, उसके लिए व्यवस्थाएं हैं किसान के लिए, वो सीधा किसान और सरकार, बीच में कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं अभी। सेकंड जो पॉइंट है इसके बारे में जान लेते हैं। दूसरा जो सुधार किया गया है हमारे पास, काश्तकारी सुधार किए गए हैं। काश्तकारों को बेदखली से सुरक्षा दी गई। लगान या किराया कम किया गया। इसको समझ लेते हैं क्या है। काश्तकारों यानी कि जो किराया देकर, जैसे कि सिंपल शब्दों में समझ लेते हैं, होता क्या है कि हमारे यहाँ पे नॉर्मल लैंग्वेज में जो देसी भाषा उसमें बोलते हैं कि ठेके पर, जैसे ज़मीन लेकर अगर कोई किसान है वो खेती करता है, तो यानी कि किराए पर ज़मीन लेकर खेती कर रहा है अगर कोई इंसान किसान, तो उनको पहले क्या होता था ब्रिटिश काल में कि उसने जैसे मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मान लेते हैं जैसे अभी क्या है, 1 साल के लिए अगर आपने वो किराया दे देता है तो पूरे 1 साल के लिए जिसने भी किराए पर लिए वो उस पर खेती करेगा। लेकिन उस टाइम पे क्या था, बीच में उसको हटा दिया, मतलब किराया भी दिया सामने वाले ने, लेकिन उसको बीच में ही हटा दिया, बेदखल कर दिया उसको। तो और बहुत ज़्यादा उनको पहले पैसा देना पड़ता था, भुगतान के तौर पे पहले से जो देते थे पैसा, उसकी दर भी बहुत ज़्यादा थी और उसको कोई सुरक्षा भी प्राप्त नहीं थी। ठीक है, तो इन दोनों कामों में सुधार किया गया। अब उनको ऐसे नहीं है कि अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो 1 साल से पहले उनको हटा नहीं सकता है जिसने भी ज़मीन दी है उसको किराए पर बोने के लिए। तो उनको सबसे पहले सुरक्षा दी गई। जो सेकंड काम किया गया, अब उनका जो किराया है भूमि पर जो पैसे देते थे वो उसको कम किया गया, एक लिमिट में तय किया गया। ये नहीं कि वो मनमानी जो भी दे रहा है वो मनमानी तरीके से वसूले पैसा, है ना। तो कई राज्यों में क्या हो गया, काश्तकारों को मालिकाना हक भी दिया गया। यानी कि कई राज्यों में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जैसे कि 1 साल पे दे दी, तो उस 1 साल के लिए मालिकाना हक काश्तकार के पास आ जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। जो तीसरा सुधार है उसके बारे में जान लेते हैं। भूमि की हदबंदी कर दी गई। हद यानी कि एक लिमिट तय कर दी गई, मतलब मैक्सिमम एक परिवार के पास भूमि की अधिकतम सीमा तय की गई। अतिरिक्त भूमि सरकार ने भूमिहीन किसानों को बांटी। इसको भी समझ लेते हैं। भूमि की लिमिट तय कर दी गई। हदबंदी यानी कि लिमिट, मतलब अगर
आपके पास मान लेते हैं कि लिमिट तय कर दी गई 30 एकड़ 50 एकड़ जो भी है, अगर इससे ज़्यादा आपके पास ज़मीन है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जिनके पास ज़्यादा है उनसे लेगी और जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है उनको दे देगी, या कम है उनको दे देगी, नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो मतलब वो इसे क्या हो गया कि समानता आए हमारे देश में। ये नहीं कि एक के पास 100 एकड़ ज़मीन है, दूसरे के पास बेचारे के पास 1 एकड़ भी नहीं है, तो समानता का भाव देख रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो चौथा सुधार है और क्या किया गया इसके अलावा, इसको भी समझ लेते हैं। भूमि की चकबंदी की गई, छोटे छोटे बिखरे खेतों को मिलाकर एक बड़ा भूखंड बनाया गया। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कि एक किसान है, कोई भी है, उसकी थोड़ी सी ज़मीन इधर है थोड़ी उधर है, इस प्रकार से बिखरी हुई है, तो उसको बड़ी समस्या आ रही है जब वो खेती करता है। अब उसको सिंचाई करनी है, बीज बोना इधर जा रहा है, छोटा सा टुकड़ा उधर है, टाइम की भी बर्बादी हो रही है। तो सरकार ने सबसे पहले क्या किया, छोटे छोटे जो टुकड़े थे ज़मीन के उनको मिलाकर एक बड़ा भूखंड बना दिया ताकि आसानी हो, है ना। अब इससे वैज्ञानिक खेती और मशीनों का उपयोग आसान हुआ। अब कोई भी मशीनें हैं, जैसे ट्रैक्टर है, अब हमें जुताई करनी है या कटाई करनी है, बीज बोना है, तो ये सब काम अगर एक है हमारे पास भूखंड है बड़ा है तो उस पर हम आसानी से ठीक है काम कर लिया, बीज बो दिया एक बार में। एक इधर उधर जा रहे हैं तो टाइम की बर्बादी हो रही है, तो इसलिए जो बिखरे हुए थे उनको इकट्ठा किया गया टुकड़े, ठीक है। अब ये सफलता कहाँ पे मिली है इसमें, पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है उसमें इसमें विशेष सफलता मिली है चकबंदी के मामले में। आगे बढ़ते हैं, अभी इसके बारे में जान लेते। देखिए अभी जो हमने देखा वो हमने सुधार देखे, कृषि में कौन कौन से सुधार किए गए। अभी ये आंदोलन है, एक भूदान आंदोलन अलग है और लिख लेते हैं यहाँ पे, और दूसरा है ग्राम दान आंदोलन। ये कृषि से रिलेटेड आंदोलन है, बहुत इनके फेमस है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। भूदान आंदोलन है सबसे पहले, ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है भूदान आंदोलन से संबंधित है। भूदान आंदोलन में ये 2 आंदोलन, देखिए ध्यान रखिएगा। अब इसकी शुरुआत जो है वो विनोबा भावे ने की थी और तेलंगाना से इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें था क्या कि जो भी जमींदार थे उनसे स्वेच्छा से भूमि दान में लेकर भूमिहीन किसानों को दे दिया गया, यानी कि उसका वितरण कर दिया गया, और ये सामाजिक और नैतिक सुधार का प्रयास था एक। देखिए इसको समझ लेते हैं। अब जैसे कि गांधी जी थे, वो क्या करते थे, जैसे अब कोई हिंसा का मार्ग नहीं अपना रहा कि किसको मार रहे हैं, कुछ भी धमकी दे रहे हैं, लेकिन हमारा एक अधिकार है, उसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो उस तरीके से विनोबा भावे ने भी क्या किया कि वो गांव गांव जाते थे, जागरूकता फैलाते थे लोगों में, उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि जिसके पास भी ज़्यादा भूमि है अपनी इच्छा से दान कर दे। कोई ये नहीं है कि सरकार कोई रूल रेगुलेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इच्छा से दान कर दे। तो ऐसा उनका भाव था, उन्होंने आंदोलन शुरू किया और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया। और जो ये भूदान आंदोलन है, इसको ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको ना रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। इसमें किसी का रक्त नहीं बह रहा है, मार काट नहीं चल रही है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और काम अपना आंदोलन चला रहे हैं शांति से बिल्कुल। ये 1951 में मतलब शुरू हुआ था, उस टाइम पे लगभग तेलंगाना से शुरुआत की गई थी इसकी भूदान आंदोलन की। अब अगला जो आंदोलन है वो ग्राम दान आंदोलन है, इसको भी समझ लेते हैं।
ग्राम दान यानी कि गांव का दान, पूरे के पूरे गांव का दान। जैसे कि जो पूरे गांव में रहने वाले लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया कि जो हमारा उस टाइम पे ना भूमि ऐसे खाली थे बिल्कुल गांव की, ठीक है, मतलब कुछ हिस्सा या मतलब पूरा गांव का है, उन्होंने डिसाइड किया जो भी गांव में रहने वाले लोग हैं कि जो ये पूरा गांव है ना, इसको हम समाज को दान कर देते हैं। समाज को, जैसे कि आसान शब्दों में समझिए, जैसे कि आज क्या होता है किसी भी गांव में हम बोल देते हैं ना कि गांव की ज़मीन है ये, मतलब किसी भी व्यक्ति का उस पर खुद का कोई अधिकार नहीं है कि वो अपना दावा ठोक सके कि हाँ ये मेरी ज़मीन है। नहीं, पूरे गांव का है। अगर कोई विकास होगा, कुछ भी होगा उस ज़मीन पे, तो वो पूरे गांव की या ग्राम सभा की सहमति से होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास ग्रामदान आंदोलन। अभी आगे बढ़ते हैं। अब इन भूमि जो सुधार किए गए, इनका प्रभाव क्या क्या रहा, इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ज़मींदार प्रथा है उसका अंत कर दिया गया, बीच में से ज़मींदार को हटा दिया गया, कोई काम नहीं अभी बिचौलियों का। अगला जो किसान को अधिकार दिए गए, सुरक्षा दी गई उसको। सामाजिक समानता में वृद्धि हुई। अब गांव है, हमने पढ़ा कि जिसके पास ज़्यादा है वो कम को दे दे, आंदोलन भी चले हैं, गवर्नमेंट ने भी पहल की है इसमें, तो समानता में वृद्धि हो ऐसा। और हरित क्रांति के लिए एक बेस तैयार हो गया। हरित क्रांति 1960 के दशक में आती है, तो उसके लिए एक बेस था ये बीज, क्योंकि हमने सुधार कर दिए थे, एक आधार तैयार हो रहा था उसके लिए। ठीक है, बड़े लेवल पे जो हरित क्रांति हुई उसके लिए बेस हमने तैयार कर दिया था। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अभी अब जान लेते हैं, ये हमने पढ़ा एक नॉर्मल स्वतंत्रता के बाद क्या क्या सुधार हुए। अब बात कर लेते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो कि 1951 से लेकर 2017 तक चली हैं। भारत में कृषि व्यवस्था का विकास है पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान। भारत में जो कृषि व्यवस्था है उसका विकास कैसे हुआ इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहले तो पंचवर्षीय योजना ही समझ ली थी। पंचवर्षीय देखिए योजना यानी 5 साल का प्लान हम तैयार कर रहे हैं। अब पूरा देश है, इतना बड़ा देश है, जैसे अंग्रेज तो चले गए, अब वो छोड़ गए सिस्टम। अब इतना बड़ा देश है, पहले क्या होते थे, राजा महाराजा होते थे, अभी सरकार बन रही है, चुनाव हो रहे हैं, तो इतने बड़े देश को किस प्रकार से चलाना है उसके लिए कोई तो हमें प्लान चाहिए। ये तो देश की बात है। अगर हमें कोई भी छोटा सा भी कोई काम करना हो, जैसे कि अगर कल किसी मैरिज फंक्शन में जाना है, कहीं पे जाना है, तो सबको क्यूरोसिटी होती है मैं क्या पहनूंगा, क्या ही करूंगा, है ना। तो उसे पहले से लड़कियों को थोड़ी ज़्यादा होती है, उनको रहता है मैं इस टाइम पे ये सूट पहनूंगी, इस पे ये करूंगी, ऐसे हेयर स्टाइल, ऐसा ईयरिंग्स। तो मतलब क्या हो गया, हमें एक पूरा देश है उसको चलाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई प्लान तो हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो वो पंचवर्षीय योजनाएं थी, 5-5 साल का प्लान हम बना रहे थे। अब उसमें क्या क्या कृषि के रिगार्डिंग क्या विकास हुआ उनके बारे में मुख्यतः हम जानते हैं। ठीक है, ये हम जाने से पहले पिछला रिवाइज कर लेते हैं एक बार, इनके बारे में जानेंगे, रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया मैं भी आपके लिए। देखिए, हमने बात की है, एक तो हमने रिवाइज़ किया वहाँ पे कि अभी रिवाइज़ कर लेते हैं थोड़ा कि ब्रिटिश टाइम पे क्या क्या व्यवस्था थी। हमने अभी ये 2 टॉपिक पढ़े हैं, दोनों को रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश टाइम पे कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी, 3 व्यवस्थाएं पढ़ी हैं। पहला है हमारे पास स्थायी या फिर ज़मींदारी व्यवस्था हमने पढ़ी। रिकॉल कीजिएगा, बिल्कुल अभी आपको अभी सब याद हो जाएगा। पहले ब्रिटिश टाइम पे 3 व्यवस्थाएं थी। स्थायी या ज़मींदारी व्यवस्था बोलेंगे, 1793 में शुरू हुई थी, बंगाल बिहार उड़ीसा के क्षेत्र में थी ये। ठीक है, इसमें क्या था, किसान से ज़मींदार, ज़मींदार से सरकार। ध्यान दीजिए, वो डायग्राम सा एक लाइन में हमने लिखा था, किसान है पहले, उसके बाद ज़मींदार है, उसके बाद सरकार है, यानी कि किसान से ज़मींदार टैक्स लेगा और आगे जाकर सरकार को देगा, यानी कि बिचौलिया था पहली व्यवस्था में, सीधे शब्दों में कहें
दूसरी जो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, यहाँ पे जो किसान है उसको अधिकार दिए गए। टॉमस मुंद्रो ने शुरू की थी, 51% हिस्से पे थी। ये हमारे पास व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त 19% पे थी, 51% पे। ठीक है, ये बॉम्बे और असम के क्षेत्र में थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। तीसरी हमने बात की थी इसमें महालवाड़ी की। इसमें क्या था कि पूरा जो गांव का सरपंच है, मुखिया है, उसको जिम्मेवारी दी गई टैक्स देने की गवर्नमेंट को। ये लगभग 30% एरिया पे थी उस टाइम पे। होल्ट मैकेंजी ने इसको शुरुआत की थी, 1822 में इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा। अभी तक हमने एक ये टॉपिक रिवाइज किया था। अगला जो है उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। दूसरा हमने अभी पढ़ा है जो स्वतंत्रता है, हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद भूमि में कौन कौन से सुधार हुए वो हमने पढ़े हैं, 3 से 4 सुधार, उनके बारे में भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ा, सबसे पहले जो विवाद की जड़ था बिचौलिया, उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको सबसे पहले इसको हटाओ। दूसरा काम किया गया जो काश्तकारी यानी कि किराए पर, जो रेंट पर ज़मीन लेने वाला किसान है, उसको सुरक्षा दी गई। तीसरा सुधार जो किया गया, जो भूमि है ना उसकी एक हद तय कर दी गई, लिमिट तय कर दी गई उसकी, कि यानी कि मान लेते हैं एग्जाम्पल हमने लिया था कि 50 एकड़ है, इससे ज़्यादा अगर आपके पास है तो आपको जो भूमिहीन किसान है गवर्नमेंट उनसे लेगी ज़्यादा से और कम वालों को दे देगी। थर्ड हमने ये पढ़ा था। फोर्थ हमने पढ़ा था कि चकबंदी कर दी गई है, चक दी गई है, जैसे एक वर्ड होता है चक दे, यानी कि इधर छोटा सा टुकड़ा इधर है उधर है, बिखरा पड़ा है सिस्टम, उसको इकट्ठा करके एक बड़ा भूखंड बना दिया गया, तो चकबंदी सुधार किया गया। इसके साथ हमने भूमि सुधारों में 2 आंदोलन की बात की है। एक हमने बात किया कि भूदान आंदोलन है, यानी कि ये भूमिहीन जो भी किसान है उनको माफ़ी चाहूँगी, भूदान जो आंदोलन है, इसमें क्या किया गया कि जो एक्स्ट्रा भूमि है वो अपने जमींदार हैं वो अपने भाव से लोगों को दान करें। पहला आंदोलन ये था, विनोबा भावे ने शुरुआत की थी और तेलंगाना से शुरुआत हुई थी, इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। और जो सेकंड था ग्रामदान आंदोलन था, मतलब पूरे के पूरे गांव ने डिसाइड किया कि ये पूरा जो गांव है हम लोग समाज को दे देते हैं दान के तौर पे, किसी का उस पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। समझ आ रहा है? अभी हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आगे बढ़कर बात कर लेते हैं। अब पंचवर्षीय योजनाओं में पहले में क्या किया गया, ये 1951 से 56 तक चली है। कृषि को सर्वोच्चता दी गई, इसमें कृषि पर मेन फोकस किया गया और इसमें सिंचाई है और जो भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो चलाए गए हैं। सिंचाई के लिए जैसे कि कोई बांध बना दिया, नहरें खुदवा दी, ऐसे। और जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसमें यानी कि जो गांव है, कोई भी गांव मान लेते हैं, उसका पूरा समग्र विकास, समग्र यानी कि पूरे तरीके से, मतलब उसमें कि यानी कि गांव का पूरा विकास, जैसे कि उसमें कृषि उत्पादन भी बढ़े, रोजगार भी बढ़े, अच्छा लोगों का स्वास्थ्य रहे, शिक्षा उनको बेहतर मिले, तो पूरा, तो ऐसे कुछ कार्यक्रम चला दिए गए पंचवर्षीय योजनाओं में। गांव का पूरा विकास करना है क्योंकि जड़ जो बेस है ना वो गाँवों से, रूट है वहाँ पे लोग किसान खेती करता है, वहाँ से जो हमारी जनता, वहाँ से पूरा जो उनका पेट है वो किसान भरता है, वहाँ से शुरुआत, जो बेस है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास किया गया पंचवर्षीय योजना में। अगली जो तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना है, इसमें जो हाई इल्ड वैरायटी के बीज हैं, यानी कि उन्नत बीज हैं, उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, उनका यूज़ बढ़ा है। हरित क्रांति की जो नींव है वो मजबूत हुई, ठीक है। आगे 9वीं और 11वीं योजना में क्या हुआ, इसमें कृषि विकास के जो दर है उसको बढ़ाने पर और ज़्यादा, मतलब पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे फोकस कर रहे हैं, फिर उर्वरक और तीसरी चौथी में कीटनाशकों पर
ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अभी उसको विकास की दर है उसको और जोर शोरों पर है और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तकनीकों में सुधार आ रहा है, किसानों को ऋण दिया जा रहा है, उनका बीमा किया जा रहा है फसलों का जैसे, और बाजार सुधारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे अब जो ये विकास हुए हैं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, उसका जो मेन आधार है वो क्या रहा है? पहले हरित क्रांति है, 1960 के दशक में शुरुआत हुई है। अगर हम नॉर्मली मुख्यतः 1967 से 68 का समय था, उस वक्त शुरुआत हुई। इसमें क्या किया गया? गेहूं है, चावल है, इसके उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। और ये मेनली जहाँ पे सफलता मिली है हरित क्रांति के क्षेत्र में, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में विशेष सफलता मिली है इसमें। अगला जो आधार है विकास का वो रहा कि सिंचाई का विस्तार बहुत अच्छे तरीके से किया गया। बड़े बड़े बांध बनाए गए, नहर की परियोजनाएं लाई गई, जैसे कि भाखड़ा नांगल डैम उस वक्त बनाया गया। अब इससे क्या हो गया कि जो वर्षा पर निर्भरता थी, अगर अच्छी होगी तो बेटर कृषि होगी, तो उसको थोड़ा कमी लाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा संस्थाएं भी बनाई गई, उनमें भी सुधार किया गया, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। यानी कि अब किसानों को ना कम ब्याज पर आसानी से ऋण देने की योजना थी। अब उसको ऋण मिलेगा तो वो क्या उर्वरक खरीदेगा, बीज खरीदेगा। यानी कि उसको साहूकार जो बीच में बैठे थे ना, ऊंची ऊंची दरें लेते थे, किसान से वसूलते थे, उनका बीच में से जो रोल था वो ख़त्म किया गया। अब डायरेक्ट किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो उसको जल्दी और कम ब्याज पर जो भी उसकी कृषि की आवश्यकताओं के रिगार्डिंग उसको बीज उर्वरक लेना है वो मिल जाता है, उसके मिल जाता था उस टाइम। दूसरा जो सुधार किया गया वो एमएसपी कर दिया गया फिक्स, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर कोई भी फसल है तो सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया कि इससे कम कीमत पर कोई भी रेट फिक्स कर दिया कि इससे अगर कम कीमत होगी ना तो उसमें, यानी कि इतना फिक्स रेट है, इससे कम वैल्यू पर आपकी फसल नहीं बिकेगी। अगर बाज़ार में बिकती है तो गवर्नमेंट उसकी भरपाई कर देती है। न्यूनतम है कि इससे कम नहीं रेट जाएगा, तो किसानों को थोड़ा सुरक्षा का भाव मिला। अगला है कि जो भंडारण है और खरीद की व्यवस्था की गई। यानी कि एक टाइम था, देखिए ध्यान रखिए, जब हमें दूसरे देश पर डिपेंड हो रहे थे, मतलब कि लोगों का पेट नहीं भर पा रहा था। लेकिन अब परिस्थिति क्या हो गई कि हम लोग भंडार गृह बना रहे हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जा रही है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया है, समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। तकनीकी और ऋण सुधार क्या किए गए, पहले भी पढ़ चुके हैं हम। उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सहकारी और ग्रामीण बैंकों से ऋण सुविधाएं, कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा, पढ़ चुके हैं ये हम पहले, सब दिया गया। अब इसे हुआ क्या, इतने सारे सुधार कर लिए, कृषि का उत्पादन है वो कई गुना बढ़ गया, बढ़ोतरी हुई इसमें। पहले हम आयातक थे, आयातक यानी कि दूसरे देशों से सामान लेते थे, गेहूँ निर्यात आयात करते थे। आयात, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। आयात यानी कि आना, और निर्यात जैसे देसी जो लैंग्वेज है नॉर्मल बोल देते हैं, निरा मतलब एक्स्ट्रा हो गया तो उसको हम बेचेंगे। तो पहले हम लेने वाले साइड पे खड़े थे, अभी हम देने वाले पे खड़े हो गए। यानी कि आयातक से देश निर्यातक बना इन सब सुधारों की वजह से, और कृषि में हम आत्मनिर्भर बन गए। तो अभी जो हमने पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जो भी सुधार पढ़े हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो भी 5 ईयर प्लान है, इसमें हमने पढ़ा कि कृषि को पंचवर्षीय योजना में पहली में कृषि को प्राथमिकता दी गई। रिकॉल कीजिए, 3rd और
4th में हमने बात की जो पंचवर्षीय योजनाओं थी, हाई यील्ड वैरायटी, उर्वरक, इन पे फोकस किया गया। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया गया, है ना। टेक्निक आई नई कृषि के क्षेत्र में। अब इनसे क्या हुआ कि जो भी सुधार हुए, इनका जो हमने बेस पढ़ा था, एक आधार क्या था इनका, कि हरित क्रांति आई। अब उसे हरित क्रांति में वही है जो हमने पढ़ा अभी, अच्छे बीज, मशीनीकरण किया गया। दूसरा, बांध वगैरह बनाए गए, संस्थाओं में सुधार किए गए। इसके अलावा हाई यील्ड वैरायटी वगैरह ये सब हुआ इसमें। तो ये सब चीज़ें सुधार किए गए। इससे हमारा देश क्या हो गया, आत्मनिर्भर बन गया। अभी उत्पादन जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम कृषि के प्रमुख प्रकार जैसे कि झूम कृषि, रेंचिंग कृषि, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। ऐसी ही और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।